बारे में आज हम लोग जाने वाले हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता होती हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई वायुयान ऊपर जा रहा है तो उसकी हाइट निकालना हो, समुद्र की गहराई निकालना हो, तो किन किन उपकरणों का यूज करके हम उन सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। दूध की शुद्धता नापना हो तो हम कैसे पता करेंगे कि दूध शुद्ध है या अशुद्ध है। जैसे डेयरी प्लांट में, या जो डेयरी प्लांट होते हैं वो अपना एक मशीन रखा होता है, वो वहाँ पे चेक करता है कि दूध हमारा सही है कि नहीं है। कुछ हमारे पौधों की वृद्धि नापने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम उसी के बारे में, और जो हमारे टेस्टेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट करवाना, हमको बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं तो उनका टेस्ट करवाया जाता है। और जो तीसरा टॉपिक है वो हमारा एनर्जी क्या कन्वर्जेंस है, कि कोई बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो आई होप दोस्तों आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है, यंत्र हैं, यानी उन यंत्रों का नाम, उपकरणों का कुछ न कुछ नाम होता है। ये किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी एक आध क्वेश्चन पूछ देता है। यहाँ से ऐसे जानकारी होनी चाहिए कि हाँ किस उपकरण के द्वारा कौन कौन से हम लोग चीज़ों को मापते हैं। तो वैज्ञानिक यंत्र और चिकित्सीय विधियां हैं, तो यहाँ पे वैज्ञानिक उपकरण हैं जिनके द्वारा हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों का मापन करते हैं। दूसरा क्या है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारे रोगों का पता लगाने के लिए हम लोग बहुत सारे ऐसे टेस्ट करवाते हैं। फिर तीसरा क्या है कि एनर्जी का रूपांतरण, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में किन उपकरणों के द्वारा चेंज हो रही है। तो आइए चलते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखा है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को नॉर्मली हम लोग दूरबीन के नाम से जानते हैं। तो दूरबीन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, दूरबीन, जाहिर सी बात है, दूरबीन से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। तो टेलीस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम दूर तथा खगोलीय पिंडों, यानी जो आकाशीय पिंड है, उनको देखने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, टेलीस्कोप यानी दूरबीन। दूसरा क्या है, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा हम छोटे छोटे कणों और जीवों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, फंगी, ये सारे जो छोटे छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे पादप होते हैं, उनको देखने के लिए हम लोग सूक्ष्म माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। तीसरा क्या है, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर एक उपकरण होता है जिसके माध्यम से हम लोग जो जलयान होते हैं, यानी कि जो पानी की जहाजें होती हैं, उसमें सही समय का पता लगाने के लिए एक उपकरण लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके सहायता से हम जो जलयान होते हैं, जो समुद्री जहाज होते हैं, उसमें एक उपकरण क्रोनोमीटर लगाता है और उसकी सहायता से जहाज में सही समय का पता चलता है कि हाँ टाइम कितना हो रहा है। तो तीसरा चौथा क्या है, एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम लोग वायु की गति मापने के लिए करते हैं। तो कभी कदार जैसे हम लोग पेपर ऊपर में पढ़ते हैं कि क्या, कि जैसे हवा की गति इतना है, डेली अगर हम लोग जलवायु जो हमारा मोबाइल में दिया रहता है कि हम जब वीदर देखते हैं तो उसमें एयर की स्पीड दी रहती है कि हाँ यहाँ इस दिन 11 किलोमीटर पर घंटा, या ऐसे, या कभी तूफान या आंधी तूफान आता है तो पेपर में आता है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो हवा की गति नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर की सहायता से हम लोग वायु की गति मापते हैं। तीसरा क्या, फायदोमीटर। तो फायदोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है। अगर जैसे समुद्री जो उपकरण है, जो जहाजें हैं या जो भी समुद्र में हैं चीजें, तो वहां पे एक फायदोमीटर लगा, एक उपकरण होता है जिसका नाम फायदोमीटर होता है, और उसकी सहायता से हम लोग ये पता लगाएंगे कि जो समुद्र है वो उसकी गहराई कितनी है। तो इसकी वजह से हमें बहुत ये हेल्पफुल होता है। जो समुद्री यात्राएं करते हैं उनके पास फायदोमीटर का बंदोबस्त होता है। तीसरा हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रो माने होता है पानी, हाइड्रो माने ऐसे पानी होता है, हाइड्रोमीटर में पानी को मापने वाला। तो पानी में हम लोग क्या मापेंगे, जो द्रव होता है, यानी हाइड्रोमीटर जो द्रवी पदार्थ हैं उनकी जो अपेक्षिक घनत्व होता है, यानी कि अपेक्षिक घनत्व एक तरह से कहते हैं घनत्व का ही जस्ट अपोजिट होता है। पानी का घनत्व और जो लिक्विड है उसका रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेक्षिक घनत्व। तो द्रवों के अपेक्षिक घनत्व को मीजर करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चौथा क्या है, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर की सहायता से हम लोग वायुमंडल की जो आर्द्रता है, नमी आर्द्रता का मतलब है कि वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसमें जल के कितने कण विद्यमान है, यानी जल की कितनी मात्रा विद्यमान है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का पता लगाने के लिए, या कहें तो आर्द्रता का पता लगाने के लिए, हम लोग जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उस उपकरण का हम लोग क्या नाम है, हाइग्रोमीटर। तो डेली आप पेपर में देखोगे तो वहां पे पेपर के ऊपर पेज में आर्द्रता लिख के आता है कि आर्द्रता मतलब वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा वो कितनी रहेगी। तो वो जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता को मेजर करते हैं। तीसरा है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग। अब जब कभी भी अब डेयरी प्लांट या जो डेयरी उद्योग होते हैं, जैसे अगर मार्केट में जो डेयरी जिसके पास होती है
तो वो दूध को चेकअप करने यानी दूध की शुद्धता को मेजर करने के लिए एक उपकरण का प्रयोग करता है। उसके पास उसमें एक कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा वो दूध डाल के उसमें रोटेट करता रहता है और उससे वो मतलब वो कुछ नहीं करता, ये द्रवों का अपेक्षित घनत्व मेजर करता है और उसी की सहायता से दूध की शुद्धता को माप लिया जाता है। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्या है, मोनोमीटर। उसके बाद क्या है, मोनोमीटर। तो मोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे जो गैसें होती हैं, तो कोई गैस किसी वस्तु पे कितना दबाव डाल रही है, वो गैसें क्या अपने आप क्यों फ्री होते हैं, गैस के कण फ्री होते हैं तो वो विचरण करते हैं, तो गैसों के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उस दाब को मेजर करने के लिए हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो मैनोमीटर से गैसों का दाब यानी प्रेशर मापने में किया जाता है, मापा जाता है। पायरोमीटर। तो पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिससे कि हम लोग जब भट्ठी उठी, जब कुछ ऐसे मटेरियल जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, या चूड़ी बनाने में, चूड़ी के कारखानों में जब हम वहां पे वस्तुओं को गलत पदार्थ को जब गर्म हीट किया जाता है, तो जैसे लोहा को हीट किया जाता है, जब उनको लिक्विड टर्म में बदला जाता है तो उनका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग नॉर्मल जो हमारे पास थर्मामीटर्स होते हैं वो यूज नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए एक अलग से एक इक्विपमेंट होता है, उपकरण होता है जिसको कहते हैं पायरोमीटर। तो इस पायरोमीटर से बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, बहुत ज्यादा उच्च तापमान का मेजर अगर करना होगा तो हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ एक ऐसा उपकरण है, सिस्मोग्राफ आप सुने होंगे, जब भी भूकंप आता है तो भूकंप की तीव्रता नापना, जब भी भूकंप आता है तो आप सुने होंगे पेपर ऊपर में जब भी कभी पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि यहाँ इस जगह पे 7.8 की तीव्रता से भूकंप आया था, या 5.4 के झटके से आया था, 9.3 के झटके से आया था, 2 कहीं ज्यादा कहीं कम आता है। तो वो जो भूकंप की तीव्रता कैसे पता करेंगे कि वो जो वैज्ञानिक होते हैं या जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो कैसे पता कर लेते हैं कि हाँ जो रिक्टर स्केल है उस पे 7.5 है, 8.7 है, तो उसमें एक मतलब कि ये सिस्मोग्राफ होता है जिसपे उसकी मतलब मार्किंग की गई होती है, तो इस सिस्मोग्राफ की सहायता से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। उसके बाद है क्रैस्कोग्राफ। तो क्रैस्कोग्राफ की खोज जो किया था वो जगदीश चंद्र बोस साहब ने किया था, जगदीश चंद्र बसु साहब ने। तो इन्होंने क्या पता लगाया था कि कोई भी पौधा है, जो पौधे होते हैं उनमें भी वृद्धि होती है, तो उनकी वृद्धि को मेजर करने के लिए कि वो उसमें वृद्धि हो रही है कि नहीं, उनकी इंक्रीजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसके लिए एक क्रैस्कोग्राफ उपकरण बनाया गया था जो कि पौधों की वृद्धि नापने में काम आता है। उसके बाद क्या, टाइकोमीटर। तो टाइकोमीटर क्या है कि जो भी वायुयान होते हैं, जो वायुयान होते हैं और जो मोटर नाव होती है, जो कि जिसमें ऐसी नाव जो मोटर की सहायता चलती है, उनकी गति को मेजर करने के लिए, उनकी यानी कि उनकी स्पीड कितनी है, वो कितने स्पीड से जाते हैं, तो उनमें एक इक्विपमेंट, एक उपकरण लगा रहता है जो कि उनकी गति को मेजर करके बताता है, तो उसको कहते हैं टाइकोमीटर। तो टाइकोमीटर की सहायता से वायुयान तथा मोटर नाव जो होती हैं उनकी गति को मेजर किया जाता है। अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है कि जो कि ये बताता है कि कोई भी वायुयान है जो कि जमीन से कुछ ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो वो वायुयान में ये उपकरण लगा रहता है, तो वो उनको बताता है कि हम जमीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं। तो यानी कि वायुयान की जमीन से ऊंचाई को मेजर करने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये वायुयानों में लगा रहता है। इसकी सहायता से जो मतलब पायलट होता है उसको पता चलता है कि हम लोग जमीन की सतह से कितनी हाइट पर फ्लाइट कर रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है, जाइरोस्कोप। तो जाइरोस्कोप एक ऐसा उपकरण, मतलब एक उपकरण होता है जिसकी जो राउंड शेप में होता है, तो इसकी सहायता से, जाइरोस्कोप की सहायता से हम लोग घूमती हुई वस्तु, यानी कोई वस्तु घूम रही है, कोई वस्तु अगर राउंड शेप में ऐसे ऐसे घूम रही है, तो उसकी गति को मेजर करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं जाइरोस्कोप। तो जो मशीनें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मशीनें मैकेनिकल वर्क करने के लिए बहुत सारी मशीनें, तो उनके बहुत सारे पार्ट्स जो कि घूमते रहते हैं, तो उनकी गति को मेजर करने के लिए जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है कि हाँ वो उनकी स्पीड कितनी है, क्या जो जिस स्पीड पे वो कर रहे हैं उतनी स्पीड पे कोई मशीन सफिशिएंट काम करने में है कि नहीं है, ज्यादा स्पीड पे हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हम वहां से गति माप कर उसमें सस्टेन कर सकते हैं। फिर क्या है, पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप एक ऐसा मतलब इक्विपमेंट है जिसकी सहायता से समुद्र सतह के मतलब आकलन किया जाता है, यानी समुद्र सतह कितना दूर है, समुद्र सतह का आकलन करने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो ये पेरिस्कोप लगभग प्रकाश के परावर्तन के नियम पे काम करता है। सोनार एक इक्विपमेंट होता है जो जहाजों में लगाया जाता है, पनडुब्बी और जलयानों में, तो वहां पे सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई में जो जंतु होते हैं या जो वस्तुएं होती हैं जो छिपी रहती हैं उनका पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसी की सहायता से पनडुब्बी या जो सबमरीन होती हैं, जो जहाजें होती हैं, वो समुद्री जीवों, समुद्र के नीचे कौन पेड़ पौधों, पादपों या जो अदर मतलब जो चीजें होती हैं
उनका पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लिखा है हाइड्रोफोन, तो ये भी हाइड्रो जहां जुड़ जाएगा वो जल से यानी लिक्विड से रिलेटेड होगा। तो हाइड्रोफोन पानी में ध्वनि तरंगों का पता लगाने के लिए, तो पानी में ध्वनि तरंगों को पता लगाने के लिए जिस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे भाई, हाइड्रोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रो। तो इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग जाहिर सी बात है जो जहाजें होती है, पानी की जहाजें, जो पनडुब्बी सबमरीन होती हैं, उसमें इसका प्रयोग, क्योंकि जो सबमरीन होती है वो ध्वनि के तरंग पे ही मतलब काम करती है। जो अगर सबमरीन जो पनडुब्बी है वो उसके अगल बगल में जो भी ध्वनि हलचल हो रही है, उस हलचल को ध्वनि तरंगों के माध्यम से वो लोग क्या कहते हैं समझते हैं, और उसी के आधार पे वो लोग अपना एक्टिविटी करते हैं। तो हाइड्रोफोन पानी में ध्वनि तरंगों का पता लगाने के लिए हाइड्रोफोन, तो ये सबमरीन और जहाज, पानी वाले जहाजों में लगाया जा सकता है। रैन गेज में रैन माने होता है वर्षा, तो रैन गेज से मतलब जाहिर सी बात है कि रैन हो रही है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा को मेजर करें, कितना किस जगह कितना पानी कै सेंटीमीटर। आप देखोगे तो बरसात के दिनों में पेपर में या न्यूज में आता है कि हाँ 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 25 सेंटीमीटर हुई, बहुत ज्यादा, यानी जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसे मतलब वो कैसे मेजर करते हैं कि 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर बारिश बता रहा है, तो उसको मापने के लिए जिस वो उपकरण का प्रयोग करता है, जो भी मौसम वैज्ञानिक होता है वो जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेन गेज, और रेन गेज की सहायता से हम लोग वर्षा को मापने में प्रयोग करते हैं। फिर कहला बैरोग्राफ, तो बैरोग्राफ एक बैरोमीटर से बैरोमीटर है, बैरोमीटर होता है इक्विपमेंट, तो उसमें बैरोमीटर में एक ग्राफ होता है जिसपे मतलब कि एक मार्किंग की होती है उसमें, जिसे घड़ी की तरह गेज टाइप का रहता है। तो बैरोग्राफ में ये क्या बताता है, वायुमंडल के दाब में परिवर्तन, जो हमारा वायुमंडलीय दाब है उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। तो बैरोग्राफ की सहायता से हम लोग वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन को पता कर सकते हैं। इस बैरोग्राफ के में जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर या बैरोग्राफ, तो उसकी सहायता से यहाँ पे देखते हैं कि अगर बैरोमीटर में, ये बैरोमीटर हमें बताता है कि मौसम साफ रहेगा, बारिश होगी या अचानक आंधी तूफान आएगा, तो इसकी सहायता से हम लोग ये जो बैरोग्राफ में जो इसकी मार्किंग होती है, जो इसका पॉइंटर होता है, वो हमें, अगर हम यहाँ देखें कि कोई हमारा बैरोग्राफ है, अगर उसकी एक पोजीशन है, क्या है जी, पोजीशन है, अगर इस पोजीशन से बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो अचानक नीचे आ गया, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि भाई मौसम बहुत तेजी से खराब होने वाला है और आंधी तूफान आने की संभावना है। तो अगर ये पूछता है कि बैरोमीटर है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे आ रहा है तो क्या होने वाला है, तो उस समय आंधी तूफान, भारी बरसात के साथ आंधी तूफान की संभावना रहती है। तो हम लोगों को अलर्ट जारी हो जाता है 4 दिन 5 दिन पहले कि भाई, तो जिस मौसम विज्ञानी हमारे जो होते हैं वो पहले बता देते हैं कि 10 दिन या, तो वे यही देखते हैं कि ये जो मतलब बैरोमीटर का पाठ्यांक है वो अचानक अगर नीचे आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब आंधी तूफान आने वाला है। अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो हल्की हल्की मतलब मौसम में क्या होगा, बारिश होने, मतलब हल्का बारिश, जो मौसमी बारिश है उसके होने की संभावना है, धीरे धीरे आएगा तब। अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो मौसम एकदम क्या रहेगा, साफ रहेगा। क्या रहेगा, साफ रहेगा। तो ये यहां से समझ गए कि अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक हो, जो पॉइंटर होगा, अगर अचानक नीचे आ गया तो आंधी तूफान आने की संभावना, अगर धीरे धीरे आ रहा है तो हल्की बारिश यानी भारी जो बारिश होगी उसकी संभावना है, अगर धीरे धीरे ऊपर चला है तो हमें पता चले कि जो मौसम है वो क्या है, स्वच्छ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, सबमरीन। सबमरीन को हम लोग जनरली भाषा में पनडुब्बी कहते हैं। तो सबमरीन हर एक देश की जो नेवी होती है, तो नेवी में एक पार्ट होता है सबमरीन का, तो सबमरीन में भी लोग भर्ती होते हैं, वहां पे जाते हैं, वो ड्यूटी देते हैं, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। इसके जो लोग होते हैं सबमरीन या पनडुब्बी में ही, अंदर जहाज में जो पनडुब्बी होती है पानी के अंदर ही रहते हैं, तो उनकी लाइफ थोड़ी हार्ड होती है। तो सबमरीन क्या होती है, पानी के अंदर चलने वाला एक जलयान होता है जिसको हम लोग पनडुब्बी कहते हैं। अगर भारत की सबसे बड़ी अगर बात करें पनडुब्बी की तो INS अरिहंत है। क्या है जी, INS अरिहंत, जो सबसे बड़ी पनडुब्बी है INS अरिहंत है। तो सबमरीन वो मतलब अब तो यूज कर सेना के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। सेना हर मतलब जो नेवी होती है अब उसकी एक सबमरीन डिपार्टमेंट होता है, उसमें लोग जाते हैं, तो नेवी से के थ्रू जाते हैं। तो अब ये तो हो गया हमारा पूरा इक्विपमेंट कि कौन कौन मेन इक्विपमेंट थे, किन से कौन कौन से उपकरण, क्या क्या चीजें मापी जा रही हैं। उसके बाद आते हैं कहाँ पे, एनर्जी वाले को देख लेते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे हो रहा है, कौन कौन से उपकरण हैं जो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा के रूप में बदलने का काम कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे चीजें होती हैं जो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर बल्ब जलाया तो बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अगर आग जला रहे हैं तो लकड़ी का जो रासायनिक ईंधन है, रासायनिक ऊर्जा है, वो प्रकाश और हीट एनर्जी में।
उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब चीजें होती हैं जिनके बारे में अभी देख रहे हैं। ठीक है, विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट, जब भी विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट को जलाते हैं तो हम लोग उस समय क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है यानी विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा और उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि बल्ब जलाने पर हल्का हल्का हमको उष्मा भी महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है। तो ये विद्युत ऊर्जा पहले उसमें ऊर्जा में, फिर क्या करे प्रकाश ऊर्जा में बदलती। विद्युत सेल, जो विद्युत सेल होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, तो विद्युत सेल क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट, जो जिसे विद्युत जो सेल होते हैं वो उनको क्या उसमें अपने जैसे लाइट का सेल हो गया, बैटरियां हो गई, तो वो क्या करता है, वो रासायनिक उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल उनके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक एनर्जी होती है, वो उसको किस में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। विद्युत हीटर, तो विद्युत हीटर और विद्युत केतली ये क्या करते हैं कि वो विद्युत लेते हैं, विद्युत एनर्जी लेते हैं और उसमें ऊर्जा उष्मा देते हैं। उष्मा ऊर्जा से मतलब कि हमारा हीटर मतलब हीट हो जाता है और खाना को पकाया जा सकता है आसानी से, हम हीट भी कर सकते हैं, रूम हीटर भी होता है। विद्युत केतली जो होती है उसमें चाय जो भी होता है वो बना सकते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा बदलते हैं। तीसरा क्या है, विद्युत डायनेमो। आप देखेंगे जनरेटर में एक बॉक्स लगा होता है फ्लाई व्हील के बाद में, तो वो बॉक्स में जो होता है वो डायनेमो उसमें लगा रहता है। डायनेमो का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, जो यांत्रिक ऊर्जा यानी जो अगर कोई चीज घूम रही है तो वहां पे जो चीज होगी वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा का कन्वर्जन कहाँ हो जाता है जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जिससे हम जनरेटर चलाते हैं, तो जनरेटर जब चलाते हैं तो फ्लाई व्हील जो शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट को हम लोग किससे, डायनेमो के शाफ्ट से जोड़ देते हैं और वो वहां से इलेक्ट्रिक करंट बनने लगता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। मोटर से जैसे हम कोई बहुत सारे हमारे पास मशीनें होती हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, सप्लाई करते हैं, मोटर क्या हो जाती है, चलने लगती है। तो जब कोई भी मोशन करेगा तो वहां पे जो एनर्जी होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। फिर क्या है, इंजन की बात करें तो इंजन रासायनिक व उसमें ऊर्जा को किसमें, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। जो इंजन होता है वो भी रासायनिक ऊर्जा को और उसमें ऊर्जा को क्योंकि इंजन जैसे चलाते हैं तो जितने भी पार्ट्स होते हैं वो मोशन करने लगते हैं, तो जैसे मोशन किया तो उसमें क्या हो गया, उस यांत्रिक ऊर्जा। माइक्रोफोन क्या करता है जी, ध्वनि एनर्जी यानी जो साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। लाउड स्पीकर, जैसे लाउड स्पीकर क्या होता है, लाउड स्पीकर हम लगाते हैं, वो क्या करता है, विद्युत एनर्जी को ध्वनि एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो लाउड स्पीकर तो आप लोगों को दिखता है। सोलर सेल हम लोग यूज करते हैं, अब तो बहुत तेजी से इसका यूज होने लगा है। सोलर सेल का यूज क्या करते हैं, प्रकाश एनर्जी को हम लोग विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज कर रहे हैं। प्रकाश ऊर्जा से विद्युत बनाए, विद्युत से बहुत सारी हम चीजों को कर रहे हैं, फैन चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों को कर रहे हैं, मशीनों को भी चलाया जा रहा है। उसके बाद क्या है जी, विद्युत पंखे, यहाँ पे कुछ है, विद्युत पंखा, इलेक्ट्रिक फैन, ग्राइंडर जो होते हैं, ड्रिल होते हैं। तो इन सब में क्या होता है, जैसे हम लोग एनर्जी देते हैं, कौन सी एनर्जी, विद्युत एनर्जी, इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, तो इनमें मोशन आ जाता है। तो मोशन आता है, जैसे मोशन करने लगेगा तो यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें बदल गई, यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत पंखा, ग्राइंडर, ड्रिल, जो भी मिलिंग मशीन होती हैं, तो इन सब में क्या होता है, रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी जो विद्युत एनर्जी थी वो किसमें चेंज होगी भाई, यांत्रिक ऊर्जा में। पटाखे छोड़ने पर, तो जिसे पटाखा हम लोग होली या दिवाली के त्योहार में, जो अदर शादी विवाह में भी पटाखा बोला जाता है, मतलब छोड़ा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि पटाखे के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, और वही केमिकल क्या करते हैं, केमिकल में विस्फोट होता है, और जब विस्फोट होता है तो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज, ध्वनि ऊर्जा में। साउंड एनर्जी कह सकते हैं, विद्युत नहीं, उष्मा भी निकलता है, प्लस उसमें से प्रकाश भी निकलता है। यानी कि जो पटाखे जलाते हैं तो उसमें जो पटाखों में रासायनिक केमिकल होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, उसके अंदर से 3 एनर्जी निकलती है। एक तो ध्वनि ऊर्जा, उष्मी ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा, तीनों चीजें निकलती हैं। तो पटाखे छोड़ने पर हम लोगों को रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, उष्मी ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। मोमबत्ती जब जलाते हैं तो मोमबत्ती एक तरह से केमिकल मटेरियल है, तो उसकी जो मोमबत्ती की केमिकल एनर्जी होती है यानी रासायनिक ऊर्जा, वो प्रकाश ऊर्जा और हीट एनर्जी में, उसमें ऊर्जा बदल जाती है। फिर क्या, बैटरी चार्जिंग में, जब हम बैटरी चार्ज करते हैं तो विद्युत सप्लाई देते हैं, यानी जो विद्युत एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में क्या कर लेते हैं, वापस मतलब केमिकल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, केमिकल रासायनिक ऊर्जा के रूप में उसमें स्टोर हो जाती है। जब हम विद्युत सप्लाई बंद कर देते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा फिर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई में मतलब चेंज हो जाती है। साइकिल चलन, जब हम साइकिल चलाते हैं तो भी हमारी कोई न कोई ऊर्जा किसी दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। तो जब साइकिल चलाते हैं तो जो हमारी बॉडी की जो पेशी ऊर्जा है, यानी हमारे मांसपेशियों के द्वारा जो ऊर्जा लगाई जा रही है, उसे कहते हैं पेशी ऊर्जा। और ये पेशी ऊर्जा किसमें चेंज हो जाती है भाई, ये पेशी ऊर्जा हमारा चेंज हो जाएगा कहाँ, हम जब पेशी ऊर्जा लगाते हैं, साइकिल चला रहे हैं
तो मोशन होने लगा, तो इस मोशन में जब भी मोशन होगा तो वहां पे कौन सी एनर्जी कह सकते हैं, जब भी मोशन तो यांत्रिक एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, तो हमारा जो साइकिल चलाने पर पेशी ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में हो रहा है। फिर कह रहे जनरेटर, तो जनरेटर के यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। फिर क्या जल प्लांट, जो जल विद्युत प्लांट होते हैं उसमें जल की जो एनर्जी होती है, जल स्थिर होता है, जल के पास पूरा मोशन, जल क्या होता है टरबाइन पर जाके टकराता है, तो जल की जो मोशन है या यांत्रिक ऊर्जा होती है वो टरबाइन से टकराती है और उस टरबाइन की वजह से हमको बिजली, टरबाइन चलती है तो जनरेटर चलता है और वहां से हमको बिजली प्राप्त होती है। तो यहां तक हम देख लिए कि बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के रूप में बदला जा रहा है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम कहां पे, जो हमारे कुछ चिकित्सीय उपकरण हैं और विधियां हैं जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं हमारे, जिनके थ्रू मतलब हमको पता चलता है कि हमारे बॉडी में क्या क्या रोग है, उस हिसाब से डॉक्टर जो होता है वो इलाज करता है। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे आप सुनेंगे ईसीजी का नाम से ईईजी, सीटी स्कैन, पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इन सब का नाम नहीं सुने होंगे आप। बायोप्सी क्या होता है, टप्सी क्या होता है, एलिसा टेस्ट क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, वैसेक्टोमी क्या होता है, पेसमेकर क्या होता है, स्पिग्मोमाइनोमीटर क्या होता है। तो ये सारे मतलब ये टेस्ट होते हैं, इन सारा का मतलब इन सारे जो टेस्ट हैं या जो विधियां हैं उनके थ्रू हमारे किन किन पार्ट्स का टेस्ट होता है और किन किन रोगों का टेस्ट होता है, क्या क्या पता चलता है, उसके बारे में अब देख लेते हैं। तो पहला ईसीजी है। तो ईसीजी जब भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है, यानी हमारे हार्ट में कुछ दिक्कत है या हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या कहीं कुछ मतलब ऐसा है, तो हमें जो डॉक्टर सलाह देता है वो सबसे पहले लिखता है कि जाइए भाई आप ईसीजी करवा के लाइए। तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी ईसीजी करवा के लाने के बाद हमारे जो हार्ट है उसका टेस्ट होता है, मतलब उसका मतलब वहां पे हार्ट में क्या होता है जी, हृदय संबंधित बीमारियों का पता चलता है। वहां पे जाए वो मतलब उस टेस्ट में ईसीजी में हमको पता चलेगा कि हृदय में जो हमारा हार्ट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर क्या करता है, अपना इलाज करना स्टार्ट कर देता है। तो ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसमें हृदय संबंधित बीमारियों का पता लगाया जाता है कि आपके हृदय में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आपके हृदय में कोई प्रॉब्लम है तो आप ईसीजी करवाइए, और डॉक्टर भी लिख के देता है कि हाँ भाई आप ईसीजी करवाइए। उसके बाद रिपोर्ट देखेगा तो फिर वो आगे दवाई करता है। ईईजी ये बहुत कम सुनने को मिलता है ईईजी। तो ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ये ग्राफ होता है। इसमें इस टेस्ट में क्या पता चलता है हमें, हमारे जो माइंड है, अगर माइंड में कोई भी बीमारी है, आपको माइंडली कोई बीमारी है, अंदरूनी चोट लगी है या कुछ ऐसा है, प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस समय जो डॉक्टर सलाह देता है वो टेस्ट करवाता है ईईजी टेस्ट, और उस ईईजी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो अपना क्या करता है, दवाइयों का मतलब चलाता है। तो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, तो मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों को अगर पता लगाना, अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है या चोट लगी है या कुछ अदर चीजें हैं, ट्यूमर नहीं कर सकते हैं, तो माइंड से रिलेटेड जो भी संबंधित बीमारियां हैं, तो उनके लिए ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम का ये टेस्ट करवाया जाए। उसके बाद सीटी स्कैन, क्या लिखा है जी, तो जाहिर सी बात है हमको हमेशा सुनने को मिलता है सीटी स्कैन करवाना है। सीटी स्कैन करने से क्या होता है, पूरी बॉडी का हमको पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है, पूरी बॉडी का टेस्ट हो जाता है सीटी स्कैन में। अब फिल्मों में ज्यादातर देखे होंगे कि कोई भी मतलब हीरो या हीरोइन या अदर चीजें होती हैं, तो अगर उनके माइंड या अंदर होते हैं तो एक मतलब एक कक्ष होता है, उसमें बेड सहित वो आदमी को इंटर कराते हैं। कुछ देर बाद उनका स्कैनिंग होता है पूरी बॉडी का, और फिर उसके बाद बाहर आता है, उसकी रिपोर्ट आती है, तो उसमें हमको पता चलता है कि आदमी को, मनुष्य मतलब जो पर्सन है उसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो ये कह रहा है सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी के अकॉर्डिंग जो इमेजिंग प्रक्रिया, एक तरह से ये इमेजिंग प्रक्रिया है, यानी कि शरीर के अंदरूनी पार्ट्स और जो बाहरी पार्ट्स हैं तो उनमें टूट फूट या अदर जो भी चीजें, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के, तो उसका सभी का ये इमेजिंग प्रक्रिया, शरीर के आंतरिक अंगों का पार्ट्स का हमको जो भी हमको टेस्ट होता है मतलब वो पता चलता है। ये जो होता है वो रेडियो एक्टिव किरणों के माध्यम से इसमें प्रयोग होता है, रेडियो एक्टिव किरणें प्रयोग होती हैं। फिर उसके बाद देखा पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी सेंटर आप देखे होंगे हर जहां हॉस्पिटल होता है बहुत सारे पैथोलॉजी सेंटर खुले रहते हैं। तो हमें डॉक्टर जब भी जाते हैं तो वो ब्लड टेस्टिंग के लिए हमको पैथोलॉजी सेंटर में भेजता है। तो वहाँ पे हम जो ब्लड सैंपल देते हैं, और वो ब्लड सैंपल की वजह, सैंपल का जो टेस्ट करने के बाद वो हमें रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उस रोग से रिलेटेड हमको डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है। तो पैथोलॉजी सेंटर में ज्यादातर ब्लड की चेकिंग की जाती है, ब्लड और टिश्यू का जांच किया जाता है, और इसी ब्लड की जांच करने से हमको बहुत सारे ऐसे रोगों का पता चल जाता है जिसकी वजह से हमें मतलब खून की जांच करने से बहुत सारी बीमारियां पता चल जाती हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग दवा अपना चलाते हैं। फिर क्या लिखा है, एक्सरे।
एक्सरे मतलब एक प्रक्रिया है, एक किरणें होती हैं एक्सरे के माध्यम से, रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, इन किरणों के माध्यम से शरीर के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं उनकी हम लोग एक्सरे के माध्यम से इमेजिंग इमेज एक देता है, यानी अंदरूनी जो पार्ट्स होते हैं उनका फोटो क्या करता है, ड्रा करता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो उसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि अंदर ज्यादातर एक्सरे हमारे हड्डियों का पता लगाने, हड्डियों में टूट फूट नहीं हुई है उसका पता लगाने के लिए एक्सरे कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड ज्यादातर कहाँ कराया जाता है, पेट में अगर कोई प्रॉब्लम तो ज्यादातर लोग पेट की प्रॉब्लम के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो इसमें अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उन्हीं किरणों के माध्यम से ध्वनि तरंगे होती हैं, साउंड वेव होती हैं। अल्ट्रासाउंड इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो अल्ट्रा वेव का यूज करके शरीर के अंदरूनी जो पार्ट्स होते हैं उनका चित्र हमको कंप्यूटर स्क्रीन पे ये दिखाता है और उसके माध्यम से हम लोग उस पार्ट का चित्र देख के जो भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। बायोप्सी, एटोप्सी, एलिसा टेस्ट। बायोप्सी क्या होता है कि अगर हमारे शरीर के पार्ट में अगर कहीं भी कैंसर की जांच करनी है, यानी हम अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि कैंसर हो गया है तो डॉक्टर जो होता है वो बायोप्सी करवाने के लिए कहता है कि भाई आप अपना पहले क्या करवाए, बायोप्सी। तो बायोप्सी जब करवाते हैं यानी जो कैंसर की जांच करवाएंगे उस प्रक्रिया का, उस प्रोसेस का नाम है बायोप्सी। बायोप्सी अगर करवाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कैंसर का पता चलेगा कि हाँ हमारे अगर किसी बॉडी में कैंसर तो नहीं है। तो कैंसर की जांच करने के लिए बायोप्सी टेस्ट करवाया जाता है। उसके का बाद क्या, एटॉप्सी। तो एटॉप्सी का अगर बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद जैसे अगर ज्यादा एक्सीडेंट में हुआ है तो एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग अगर डेथ होती है तो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो जो टेस्ट वो जो डॉक्टर करता है उस टेस्ट को कहते हैं एटॉप्सी टेस्ट। यानी कि जो पोस्टमार्टम कर रहा है उस टेस्ट का यानी उस प्रोसेस का नाम है एटॉप्सी। यदि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट में मरा है, मृत्यु हुई है तो उसका एटॉप्सी टेस्ट होगा। उसमें पूरी मृत शरीर का जो मर गई है बॉडी, जो आदमी मर गया है, मृत्यु हो चुकी है, उसका टेस्ट किया जाएगा, पूरी जांच, और उसी को कहते हैं पोस्टमार्टम। फिर क्या है, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है तो एड्स अगर हुआ है तो उस व्यक्ति को कौन सा टेस्ट करवाना पड़ेगा, एलिसा टेस्ट के लिए उसको मतलब उसका एलिसा टेस्ट होगा। अगर उस एलिसा टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो उसको एड्स हुआ है, नहीं आएगी तो इसका मतलब एड्स नहीं हुआ है। दूसरा इसका एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो एड्स का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है कि एड्स क्या होता है भाई, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो एलिसा टेस्ट क्या बताएगा कि एड्स का जांच कराने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट। उसके बाद क्या, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी क्या है, आपने सुना होगा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के लिए एक नारा एक जमाने में क्या हुआ था, बहुत तेजी से नसबंदी हुई थी। क्या हुई थी, नसबंदी। तो इस नसबंदी में आदमियों को पकड़ पकड़ के नसबंदी किया गया था। तो इस नसबंदी में अगर स्त्रियों का नसबंदी होता है तो जिसको जनरली तौर पे गांव में कहते हैं ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन करवाने के बाद बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो नसबंदी, औरतों में जब नसबंदी होती है, एक नस होती है बच्चेदानी की नस, उसमें एक नस को जिसके थ्रू मतलब कि बच्चे पैदा होते हैं उस नस को काट के निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं जी, ट्यूबेक्टोमी। तो स्त्रियों में जब नसबंदी किया जाएगा जिसको जनरली तौर पे ऑपरेशन कहा जाता है तो इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। अगर वही चीज पुरुषों में होती है नसबंदी तो उसे कहते हैं वैसेक्टोमी। तो ये हो गया पुरुषों और महिलाओं की। उसके बाद पेस मेकर। तो पेस मेकर क्या करता है, एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से हृदय की धड़कन की जो गति होती है उसको नियंत्रित किया जाता है। पेस मेकर आप देखेंगे इस फिग्नोमैनोमीटर, ये रक्त यानी बीपी नापने के लिए एक मशीन होती है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो बीपी नापने के लिए जो मशीन प्रयोग की जाती है उसको कहते हैं इस फिग्नोमैनोमीटर। तो हेलो दोस्तों, मतलब ये हमने 3 टॉपिक को कवर किया है। इन 3 टॉपिक में हमने बहुत सारे उपकरणों की बात किया। एक ऐसे उपकरण हैं जो हमारे जनरली तौर पे कुछ न कुछ मापन कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हैं। कुछ ये हमारे पास टेस्ट और चिकित्सीय उपकरण हैं जिनके द्वारा हमको पता चल रहा है कि कौन कौन से रोगों का पता चला है। और दूसरा है एनर्जी को कन्वर्जन कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।